नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों आज हम मॉक टेस्ट देखेंगे 3। तो आज का मॉक टेस्ट रहेगा 3 और इससे पहले दोस्तों हमने 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं सामान्य अध्ययन से, जिनको आप दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो आपको बताना है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंग था। ऑप्शन देखिए, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या फिर खुश द्वीप। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा जम्बू द्वीप। ठीक है, बी ऑप्शन राइट रहेगा। प्राचीन काल में दोस्तों पुराणों में दोस्तों क्या कहा गया है? पुराणों में दोस्तों इसको कहा गया है जम्बू द्वीपस्य, यानी कि भारत को पुराणों में क्या कहा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे प्राचीन काल और पुराणों में भारत को क्या कहा गया है? जम्बू द्वीपस्य कहा गया है। क्या कहा गया है? जम्बू द्वीपस्य। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलें। देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो आपको बताना है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। ऑप्शन देखिए, ग्रीक, फारसी, अरबी या फिर उर्दू। राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ग्रीक। ठीक है, ग्रीक भाषा। तो याद रखेंगे इंडिया शब्द का सर्वप्रथम जो दोस्तों प्रयोग हुआ है किस भाषा में किया गया है? तो ग्रीक भाषा में किया गया है। याद रखेंगे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर आपने बताना है अक्षांश रेखा के बारे में। आपको मैंने अच्छे से बताया है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किनको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि आपको बताना है कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक अपने याद रखना है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं अक्षांश रेखा से। तो याद रखेंगे भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो वह है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। अगर यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, ठीक है, तो याद रखेंगे पृथ्वी के बीचों बीच। तो पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए याद रखेंगे भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, और पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो विषुवत रेखा। ये दोनों चीज याद रखेंगे। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको भी आपने साथ में याद रखना है। मैंने आपको कई बार जो है इसको बताया है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, आंसर कीजिए 4 का। देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछी है। ऑप्शन देखिए, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या फिर 3412 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, देखिए अगर हम ईस्ट वेस्ट देखिए, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पर बात हो रही है, देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी है। ठीक है, तो कितनी है दोस्तों? क्या रहेगा राइट आंसर 4 का राइट आंसर रहेगा 3214 किलोमीटर। तो ये कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो ये है आपका 3214 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है दोस्तों भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई।
ठीक है, ये वाली लंबाई अगर आपको पूछी जाती है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई है आपका 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो वो है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपका भारत की तट रेखा की लंबाई पूछी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, 6100 किलोमीटर, 6200, 6175 किलोमीटर या फिर 6500 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो तट रेखा की लंबाई है दोस्तों 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? आपको बताना है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन देखिए, सुकुमार सेन, जीवी मावलंकर, टी स्वामीनाथन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुकुमार सेन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो दोस्तों ये पहले भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में है आपके मूल कर्तव्य? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51 क। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 क में जो है क्या है दोस्तों? मूल कर्तव्य है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कोई कई बार पूछा गया है, तो आपको बताना है कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन देखिए, भाग 1, 2, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर भाग पूछा गया है, तो राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा? भाग 3। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, यानी कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? ऑप्शन देखिए, 15 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010, 17 जुलाई 2010 या फिर 10 अक्टूबर 2010। क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? तो राइट आंसर रहेगा 1 अप्रैल 2010। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो आपको बताना है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। ऑप्शन देखिए, वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या फिर वात्स्यायन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? ये की है भरत मुनि के द्वारा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है देखिए, सूरत की संधि जो है अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? तो आपको बताना है दोस्तों, सूरत की जो संधि है ये अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? ऑप्शन देखिए, रघुनाथ राव, नारायण राव, बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत की संधि जो है अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का रघुनाथ राव। याद रखेंगे नाम, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? सूरत की संधि हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि सूरत की संधि कब हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, सूरत की संधि जो है 6 मार्च जो है 1775 में जो है क्या हुआ? सूरत की संधि हुई।
ठीक है, यहाँ से आपको दोनों चीज याद रखनी है, सूरत की संधि कब हुई और किन के बीच हुई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे सूरत की संधि जो है 6 मार्च 1775 ईस्वी में अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच हुई। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ था। ऑप्शन देखिए, बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए। बी ऑप्शन देखिए, आरबीआई की स्थापना के लिए। सी देखिए, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ था। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों हंटर कमेटी के बारे में। तो हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों, हंटर कमेटी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको हंटर कमेटी कब बनी, तो याद रखेंगे 1919 में जो है हंटर कमेटी को बनाया गया। ठीक है, क्यों बनाया गया मैंने आपको बता दिया, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसकी जांच के लिए जो है दोस्तों हंटर कमेटी का गठन किया गया था 1919 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। ठीक है, ये भी मैंने आपको कई बार बता रखा है, क्या रहेगा इसका राइट आंसर बताइए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। ऑप्शन देखिए 15 अगस्त 1947, उसके बाद देखिए 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का दोस्तों 22 जुलाई, याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1956 से लेके आपका 61 तक, यानी कि 56 से लेके 61 तक दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आपको पूछा जाता है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप जान चुके हैं, कार्यकाल है आपका 1956 से लेके 61 तक। पूछा जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है, ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है अगर आपको पूछा जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों पीसी महालनोबिस। ठीक है, ठीक है, पीबी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, याद रखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछे जाते हैं आपको। साथ ही साथ दोस्तों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसमें दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग व खनिज को जो है प्राथमिकता दी गई। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना में कुछ कारखाने स्थापित किए गए। अब ये कारखाने कौन कौन से स्थापित किए गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछा जा सकता है, देखिए दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर हो गया आपका, साथ ही साथ भिलाई हो गया। ठीक है, दुर्गापुर, भिलाई, राउल केला। ठीक है, तो ये कारखाने जो हैं कब स्थापित किए गए थे, तो ये कारखाने दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही जो है दोस्तों इनको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपको दुर्गापुर और भिलाई और राउरकेला जो है ये कारखाने कब स्थापित किए गए, कौन सी पंचवर्षीय योजना में इनको स्थापित किया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनको स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल और साथ ही साथ किस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
और साथ ही साथ दोस्तों किसको प्राथमिकता दी गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? याद रखेंगे उद्योग व खनिज को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। आगे चलते दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देखिए क्या रहेगा राइट आंसर। कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत जीएसटी को लागू किया गया था? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था जिसके तहत दोस्तों जीएसटी को लागू किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे लगे होंगे और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।